हेलो, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि जी फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस को क्रिएट करने का क्या एडवांटेज होता है और अगर हम फंक्शंस या फंक्शनल प्रोग्रामिंग ना करें और फंक्शंस को डेवलप ना करें अपने सोर्स कोड के अंदर तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं हमें। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस, इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेजेस, सी, सी प्लस प्लस, इन तमाम लैंग्वेजेस में क्यों फंक्शंस को रखा गया है, इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जी फंक्शन करता क्या है। ठीक है, फंक्शन का बुनियादी पर्पस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि देखें, जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर बेसिक फंक्शन की फंक्शनैलिटी यही होती है जो इस पिक्चर में नज़र आ रही है। यानी कि फंक्शन एक इनपुट लेता है आपसे। इनपुट वो कोई यूज़र भी हो सकता है, यूज़र अपना नेम एंटर कर सकता है, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर कर सकता है, या कोई वो दो नंबर्स एंटर कर सकता है समेशन के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, वट कुछ भी इनपुट कर सकता है। फंक्शन उससे इनपुट लेता है। फंक्शन जब इनपुट लेता है किसी भी चीज़ को, किसी भी डेटा को, वो वॉइस की फॉर्म में भी हो सकती है, वो वीडियो की फॉर्म में भी हो सकती है, वो इनपुट वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी इनपुट हो सकती है, वट कुछ भी इनपुट हो। ठीक है, उसके बाद वो एक कंप्यूटेशनल फंक्शन या कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करता है उस गिवन इनपुट पे। जो भी आप उसको इनपुट देते हैं फंक्शन को, फंक्शन वो इनपुट रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, उस पर मुख्तलिफ कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, मुख्तलिफ बिजनेस लॉजिक्स को परफॉर्म करता है, एज पर द टास्क, एज पर द असाइनमेंट, एज पर द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी। फंक्शन ये जब ये प्रोसेसिंग मुकम्मल कर लेता है तो फिर ये उसकी आउटपुट आपको रिटर्न करता है। ये बेसिक फ्लो होता है किसी भी फंक्शन का। किसी भी फंक्शन का, चाहे वो प्रोग्रामिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जाए, ज़रूरी नहीं है पाइथन में ही स्पेसिफिक, बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जाए, उसका यही काम होगा फंक्शन का। वो एक वैल्यू लेगा इनपुट, ठीक है, और उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपको वो आउटपुट रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये एक फंडामेंटल फ्लो है, एक ये बेसिक फ्लो है फंक्शन का, इसलिए फंक्शन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी टास्क को अचीव करना है, किसी भी कंप्यूटेशन को परफॉर्म करना है, किसी भी बिजनेस लॉजिक को रन करना है, तो हम क्या करते हैं, अपने पूरे प्रोग्राम को डीकंपोज कर देते हैं डिफरेंट फंक्शंस में। अगर हम इसको नेचर से कनेक्ट करें, तो हम रियल वर्ल्ड के मॉडल्स को देखें, तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ, रियल वर्ल्ड के अंदर अल्लाह ताला ने जितनी भी कायनात में चीज़ें बनाई हुई, नेचर में चीज़ें बनाई हुई, हर चीज़ का, हर उसकी क्रिएट की हुई क्रिएशन का कोई ना कोई पर्पज़ है और वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सूरज का फंक्शन, सन का फंक्शन सनलाइट प्रोवाइड करना है, ये उसका फंक्शन है। अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखते हैं तो जी हार्ट का फंक्शन है ब्लड को सर्कुलेट करना। ठीक है, लंग्स का फंक्शन है ब्रीथिंग को प्रोवाइड करना, ब्रीथिंग को फैसिलिटेट करना, ये फंक्शन है लंग्स का। ब्रेन का फंक्शन है थिंकिंग और थॉट पैटर्न्स को जनरेट करना, ये ब्रेन का फंक्शन है। तो पता हमें ये चलता है कि ये फंक्शन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आए हैं, ये रियल वर्ल्ड के इन्हीं मॉडल से इंसानों ने एक्सट्रैक्ट करके कंप्यूटर साइंस के अंदर इनको इंप्लीमेंट किया है। कि जिस तरह रियल वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं, नेचर में देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके उनके साथ एसोसिएटेड जो फंक्शनैलिटी होती है, वो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी ना किसी टास्क को परफॉर्म कर, ब्रेन है तो थिंकिंग के टास्क को परफॉर्म कर रहा है, हार्ट है तो ब्लड सर्कुलेशन के टास्क को परफॉर्म कर रहा है, सन है तो वो सनलाइट को प्रोवाइड करने के टास्क को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एयर है तो वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के टास्क को परफॉर्म कर रही है। तो हर फिजिकल फिनोमेना, हर फिजिकल ऑब्जेक्ट जो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट है कि जब आप फंक्शंस बनाते हैं तो उसके पीछे कोई बिजनेस लॉजिक, कोई पर्पस, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को वो आप कनेक्ट करते हैं अपने फंक्शन के साथ, और वो ऑब्जेक्टिव वो फंक्शन आपको अचीव करके देता है, इन अगेंस्ट वो आपको आउटपुट रिटर्न करते हैं। यानी आपसे कुछ इनपुट लेता है, उस फंक्शंस को कुछ आप इनपुट देते हैं एज अ पैरामीटर के तौर पर, उन पैरामीटर्स की उस इनपुट को वो प्रोसेस करता है और उसके बाद वो आपको एक
रिजल्ट उसका रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये एक बुनियादी फ्लो हमें समझ में आया जी फंक्शंस का होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये पाए जाते हैं। अब कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, अब ये हम देखते हैं जी। दो टाइप के फंक्शंस हैं हमारे पास। एक जो दो बड़ी कैटेगरीज हैं फंक्शन की, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हमारे पास दो बड़ी कैटेगरीज कौन कौन सी आ गई? नंबर वन बिल्ट इन फंक्शन एंड सेकंड कैटेगरी आ गई यूजर डिफाइंड फंक्शन, या इनको हम यूडीएफ भी कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जी बिल्ट इन फंक्शंस क्या हैं। देखें, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज ने आपको बना के दिए हैं, उनको हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई उनको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप उनकी स्पेसिफिक लाइब्रेरीज, स्पेसिफिक मॉड्यूल्स जिनके अंदर वो फंक्शंस डिफाइंड है, उनको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करें और उनको आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल रेडी टू यूज होते हैं, रेडीमेड। जैसे हम जाते हैं ना फास्ट फूड, रेडीमेड बना हुआ होता है, हम बना बनाया खाना ले लें और खाना शुरू कर दें, उसके लिए हमें कोई कुकिंग नहीं करनी, वो बना के हमें दिए में रखे में हमने लिया और बस उसको हमने यूज कर लिया। सिमिलरली ये होते हैं कि ये हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने खुद बना के दिए हुए होते हैं, हमें जस्ट उनको यूज करना है अकॉर्डिंग टू अवर नीड, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बना के देती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं। उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो उसमें ये क्लियरली उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि वो किस किस तरह के फंक्शंस उन्होंने आपको बना के दिए हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है वाया देयर मॉड्यूल, यानी कि हर बिल्ट इन फंक्शन जो होगा वो किसी ना किसी पाइथन के मॉड्यूल में डिफाइन हुआ होगा। मॉड्यूल क्या है? एक शेयरेबल, एक आपके फंक्शंस को, अपने सोर्स कोड को शेयर करने का मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल। दैट इज कॉल्ड मॉड्यूल मींस इन पाइथन वी कैन शेयर आवर कोड और फंक्शंस यूजिंग मॉड्यूल्स। ठीक है, तो मॉड्यूल्स के थ्रू हम अपना सोर्स कोड, अपने फंक्शंस को हम शेयर कर सकते हैं। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो हम कैसे करते हैं, वो ठीक है, लेकिन अभी हमारे लिए समझना इतना ही जरूरी है। इतना हम समझ सकते हैं कि जी हमें अगर यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको अगर हमें यूज सॉरी बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको अगर हमें यूज करना है, तो फिर हमें उनकी स्पेसिफिक मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिर इसी तरीके से आपके पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस ये वो फंक्शन है जहां पर लैंग्वेज आपको ये इंडिपेंडेंस देती है कि आप अगर कोई अपना बिजनेस असाइनमेंट, कोई टास्क, कोई ऑब्जेक्टिव जो आप करना चाहते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने आपको बनाकर नहीं दिया हुआ, आपके पास कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आई है, आपके पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है, तो वो आप किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो वहां पर फिर आप अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, आप अपना फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, उस टास्क को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये बुनियादी दो बड़ी कैटेगरीज हैं बिल्ट इन फंक्शंस की और यूजर डिफाइंड फंक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हम बिल्ट इन फंक्शंस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जी हम बिल्ट इन फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस को जैसे मैंने बताया कि ये वो फंक्शंस होते हैं जिनको कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने बनाकर दिया हुआ है, आपको इसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट उसकी स्पेसिफिक लाइब्रेरी को, उसके स्पेसिफिक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और आप बिल्ट इन फंक्शंस को यूज कर लें। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी मॉड्यूल को, यानी कि जिसमें वो बिल्ट इन फंक्शन डिफाइन है, लेट्स से कि मैं मैथ्स की एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूं। मैथ्स का मॉड्यूल जो हमें दिया है पाइथन ने बनाकर, इंपोर्ट मैथ्स, ये एक मॉड्यूल है। ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के लिए किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट का कीवर्ड यूज करेंगे, इंपोर्ट स्पेस और आगे मॉड्यूल का नाम। तो इससे मॉड्यूल क्या हो जाएगा, आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगा ना। जब आप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं तो नाउ अब आप उसके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक स्क्वायर रूट का फंक्शन बनाता हूं, मैथ्स का स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है, और वो मैं एक नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता हूं। कैसे? मैथ डॉट, अब जब आप डॉट प्रेस करेंगे तो देखें ये सारे वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि इस मॉड्यूल के अंदर मौजूद हैं, और वो मैथ का मॉड्यूल आपको दे रहा है। ठीक है, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको आप यूज करके ये सारे काम उससे करवा सकते हैं। जैसे कि हम इसमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो एसक्यूआरटी का फंक्शन है जो कि आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके दे देगा। लेट से मैंने 16 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, मुझे पता है कि जिस 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा इसका 4 आना चाहिए। ठीक है, ये 4 होता है 16 का स्क्वायर रूट। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं एसआर की वैल्यू को।
तो अब आप देखते हैं क्या आता है आंसर। हमने इनपुट क्या दिया है, 16 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो देखें 16 का स्क्वायर रूट मुझे इसने फ्लोट 4 रिटर्न कर दिया। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। मैंने स्क्वायर रूट को निकालने के लिए कोई अलग से यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट नहीं किया, इसकी लॉजिक डेवलप नहीं की, बल्कि मुझे पाइथन ने ये बना के दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से एक और मॉड्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, और अब हम आगे जाके इसमें बहुत ज़्यादा काम भी करेंगे इंशाल्लाह। वो उसका ओएस का मॉड्यूल है, इंपोर्ट ओएस। ओएस का मॉड्यूल क्या करता है पाइथन का, वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की यूटिलिटीज या ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फंक्शनैलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी ये फंक्शनैलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे लेट से अगर मैं ये कहता हूं, अभी मैं इसको एक कमेंट कर देता हूं। फर्ज करें मैं ये कहता हूं कि जी इस वक्त हम कहां पर खड़े हैं, अगर हम pwd करते हैं तो हम कहां पे खड़े हुए हैं, हम यहां खड़े हुए हैं d:python code lecture 02। अब ये जो pwd है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है, ये मेरी कमांड नहीं है, ये मैंने नहीं बनाई हुई, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की cmd की कमांड है, जो कि आपको क्या करती है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी रिटर्न करती है। अब मुझे अगर पाइथन में इस तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए कि मुझे ये कैप्चर करना है कि जो भी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, मौजूद हूं, वो अगर प्रिंट करवानी है या उसको मुझे गेट करना है अपने प्रोग्राम में, तो वो मैं कैसे करूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओएस के मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओएस के मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है os.get वर्किंग डायरेक्टरी। गेट CWD का एक फंक्शन होता है जो कि आपको वर्किंग डायरेक्टरी रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये आपको pwd रिटर्न कर देगा, pwd रिटर्न करेगा। आपने क्या किया, उसके बाद प्रिंट कराया pwd को, तो देखें क्या वैल्यू रिटर्न होती है। ये क्या करेगा, कॉल करेगा गेट CWD का फंक्शन क्या करेगा, वो आपको जो भी आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी, यानी कि d:python code lecture 6, वो रिटर्न करेगा। वो किसको रिटर्न करेगा, pwd को, और उसके बाद आपने pwd की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो देखें क्या प्रिंट होता है। पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन किया, देखें क्या प्रिंट हुआ, ये आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, यानी कि अब हम इसको, अगर हम थोड़ा सा इसको टेक्सचुअल कमेंट्स में भी ले लें और इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाएं, तो हमारे पास ये हो जाएगा। योर वर्किंग डायरेक्टरी इज दिस, योर वर्किंग डायरेक्टरी इज d:, और ये हमारे पास रिटर्न हो गया। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से अब इस वर्किंग डायरेक्टरी को कैप्चर करने के लिए जो सारा सोर्स कोड है वो किस फंक्शन में डिफाइन हुआ है, वो जो कोडिंग हुई हुई है, वो जो डेफिनेशंस दी हुई होंगी, वो जो सारी लॉजिक लिखी होगी, वो गेट CWD के फंक्शन में दी हुई होगी या लिखी गई होगी। पाइथन ने हमें ये बना के दिया है, किसी न किसी प्रोग्रामर ने दुनिया में लिखा होगा ये कोड और ये इस फंक्शन में रखा होगा। हमने ये फंक्शन जिस मॉड्यूल में डिफाइन है उसको हमने इंपोर्ट किया और उसके बाद हमने यूज कर लिया। कितनी आसानी पैदा हो गई। दुनिया में कितने इस वक्त हजारों करोड़ों प्रोग्रामर्स हैं जो कि इस फंक्शन को यूज कर रहे होंगे और उस प्रोग्रामर को दुआ दे रहे होंगे कि जैसे कि भाई उसने एक आसानी पैदा कर दी ना लोगों के लिए। अब वरना हर प्रोग्रामर को ये कोड लिखना पड़ता डायरेक्टरी को कैप्चर करने का। तो ये है जो एडवांटेज हमें बिल्ट इन फंक्शन से या फंक्शंस के थ्रू होता है। बिल्ट इन फंक्शंस आर आल्सो फंक्शंस। एक दफा फंक्शन जब बन जाता है तो उसको मल्टीपल लोग यूज करते हैं, उसको शेयर करते हैं, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है। ठीक है, अब आप अपना सारा फोकस किसी और ऑब्जेक्टिव या किसी और टास्क पे लगा सकते हैं। एक फंक्शंस बना लिया ना एक पर्सन ने, तो वो फिर सबसे शेयर करता है। तो ये कोलैबोरेशन का, शेयरिंग का ये फायदा होता है। तो सब ग्रो करते हैं साथ। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, हम एक और चलें। अब एक और काम हम ये करते हैं। लेट से हम अगर इस डायरेक्टरी में हैं तो यहाँ पर हम dir करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास लिस्ट आ जाती है कि इस डायरेक्टरी में जो करंट मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें कितनी नंबर ऑफ फाइल्स है, 1 2 3 4 5, 4 फाइल्स हैं इस वक्त। ये पी कैशे की भी फाइल है, ये भी फाइल है, ये भी फाइल है, ये भी फाइल है। अब मुझे पाइथन के प्रोग्राम में ये रिटर्न करना है कि ये कैसे आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लिस्ट एक लूंगा, लिस्ट फाइल्स करना है मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। तो ओएस का ही मेरे पास मॉड्यूल है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है लिस्ट dir के नाम से, लिस्ट डायरेक्टरी, जो कि dir की फंक्शनलिटी देता है आपको। जैसे आप लिखते हैं ना यहाँ पर dir, तो ये आ गए आपके पास, लिस्ट आ गई, शो हो गई। तो ये लिस्ट dir का फंक्शन ओएस के अंदर ये काम करता है, ओएस के मॉड्यूल का, कि आपको एक लिस्ट देता है
जिस तरह से पाइथन लिस्ट होती है, रिटर्न्स पाइथन लिस्ट प्रोवाइड करता है। फिर आप उस लिस्ट को प्रिंट कराइएगा, देखिएगा क्या रिटर्न आता है। तो आप प्रिंट कराएं लिस्ट फाइल्स को, तो आपके पास देखें क्या आया आउटपुट, ये लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए। यानी अगर इसको मैं दोबारा CLS करता हूं, आप चलाएं इस प्रोग्राम को, देखें आपके पास क्या हुआ, लिस्ट प्रिंट हुई। देखें यही फाइल्स हैं सारी, एक पी कैशे की फाइल है, फिर उसके बाद जो है वो एक माई कस्टम PY की फाइल है, फिर एक फाइल है डेमो बिल्डिंग फंक्शनैलिटी की फाइल है, फिर एक functions.py की फाइल है। यही 4 फाइल्स है ना, देखें यही 4 फाइल्स यहाँ पर लिस्ट हुई हुई, हो गई ना लिस्ट। ये किसने फंक्शन प्रोवाइड किया, ये लिस्ट dir ने दी। तो ये फायदा होता है, आप अगर बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करना चाह रहे हैं और उनके थ्रू कोई काम करना चाह रहे हैं, तो आप काम कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज करके भी आप फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो ये फायदा हुआ फंक्शंस को बनाने का, कि फंक्शन आपको जो उनके अंदर डिजायर्ड फंक्शनैलिटी रखी गई है, जो उनसे ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसको आप अचीव करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन ने हमें बना के दी है, उसके लिए उनका स्पेसिफिक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन आप उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जी ये तो बात हो गई, ठीक है जी, बिल्ट इन फंक्शंस की। अब हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस की, कि पाइथन में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे बनाएं। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम उसके सिंटैक्स को समझते हैं कैसे बना सकते हैं। आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन करेंगे उसका सिंटैक्स पाइथन में, है डेफ, आगे फंक्शन नेम डुएट, और आगे पैरामीटर देंगे। लाइक मैंने एक एडिशन का फंक्शन बनाना चाहता हूँ कि जो 2 नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद उसका सम आपको प्रिंट करके देगा। A, B ये पैरामीटर्स हैं जो कि वो रिटर्न करेगा, यानी सॉरी एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद उनका सम जो है वो प्रिंट कर देगा। इसको भी हम पहले एक वेरिएबल में ले लेते हैं। यहाँ पर एक सम का हमने वेरिएबल बनाया, और उसके बाद हमने क्या किया कि सम के वेरिएबल के अंदर हमने ये वैल्यू असाइन की A प्लस B, यानी A और B का सम होगा, और उसके बाद वो सम जो है वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखें, ये आपके पास सम जो है वो प्रिंट हो गया A और B का। उसके लिए हमें फंक्शन को पहले कॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे दिया 7, 8, कोई भी 2 नंबर पास करें, उसके बाद आप देखें ये नंबर कॉल होगा। 8 7 + 8 = 15, यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जरा देख लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या हुई, कैसे ये फंक्शन में क्या चीज क्या क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या फंक्शन के। ये जो फर्स्ट लाइन होती है फंक्शन की, जहां पर आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ये कहलाती है फंक्शन की डेफिनेशन। इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, या इसको सिग्नेचर भी कहा जाता है। सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन या डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, आपको कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन में ये लफ्ज मिले लिखे हुए, तो उसका मतलब ये समझ जाइएगा कि फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन हो रही है, कि जिसमें क्या होगा, सिग्नेचर में क्या बताया जाता है कि इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, यानी कि वो चीजें जो फंक्शन की डेफिनेशन में बताई जाती हैं एज अ इनपुट, दोज इनपुट्स आर कॉल्ड व्हाट, इनको कहा जाता है कि दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स, इनको पैरामीटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास क्या होता है कि आपने फंक्शन का नाम देना होता है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है आपका, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी अलाउएबल नेमिंग कन्वेंशन है पाइथन के अंदर नाम देने का, प्रोग्राम को या प्रोसीजर्स को या फंक्शन को, वो आप यूज करते हुए उन रूल्स को आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर उसका फंक्शन की लॉजिक, ये वो प्रोसेस है जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिसमें मैंने पहले बात की थी ना, जब मैंने आपको बताया था कि जी फंक्शन में क्या होता है, इनपुट हुआ, पैरामीटर्स इनपुट हुए, ए और बी इनपुट हुए, फंक्शन की प्रोसेस, फंक्शन को प्रोसेसिंग करनी है, कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है। कंप्यूटेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है वो, कंप्यूटेशन वो ऐसे परफॉर्म कर रहा है, ये वो कंप्यूटेशन है जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, आपको एक सम प्रिंट करके दे रहा है एज अ आउटपुट। क्या प्रिंट कर रहा है, सम, किसका, जो आपने कंप्यूटेशन, जो आपने प्रोसेस परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये वो काम है जो फंक्शन परफॉर्म कर। तो देखा आपने कि हमने फंक्शन की डेफिनेशन को देख लिया। फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसी को फंक्शन का सिग्नेचर भी कहते हैं। सिग्नेचर के अंदर पैरामीटर्स स्पेसिफाई होते हैं जो कि एज अ इनपुट फंक्शन को रिसीव हो रहे होते हैं, और उसके ऊपर फंक्शन कंप्यूटेशन या प्रोसेसिंग को परफॉर्म कर रहा होता है। जस्ट लाइक जो मैंने शुरू में डायग्राम में बताया था कि ये फंक्शन की प्रोसेसिंग, हम इस स्टेज पर आ गए। अब फंक्शन ने प्रोसेस या कंप्यूटेशन करने के बाद एक आउटपुट देनी है आपको। वो आउटपुट क्या है, वो आउटपुट ये है जो उसने प्रिंट किया सम को। ठीक है, तो ये आउटपुट हमारे पास आ गई। अच्छा,
फंक्शन से उसकी फंक्शनैलिटी को हासिल करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फंक्शन को, यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। कॉलिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन कॉल। ठीक है, तो फंक्शन कॉल देते हैं। फंक्शन कॉल के अंदर आप क्या करते हैं? उसको, फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। वो आर्ग्यूमेंट क्या कहलाते हैं? आर्ग्यूमेंट्स आर pass to the function where these are received in parameters। तो जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो पास किए जाते हैं फंक्शन को, और वो रिसीव कहां होते हैं? वो पैरामीटर्स में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरामीटर्स हैं और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। यानी जितने नंबर ऑफ मैं आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूं उतने ही मेरे पास यहां पर इनपुट पैरामीटर्स होने चाहिए, तभी तो ये आर्ग्यूमेंट रिसीव होंगे इसके अंदर। यानी कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट का, ये आर्ग्यूमेंट है, और पैरामीटर का 1-to-1 रिलेशनशिप होती है इनकी। ठीक है, ये 1-to-1 रिलेशनशिप है। यानी कि ये 7 रिसीव होगा ए के अंदर, 8 रिसीव होगा बी के अंदर, और इसका सम फिर कैलकुलेट होकर और वो सम यहां प्रिंट हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या कहलाते हैं? आर्ग्यूमेंट्स में और पैरामीटर्स में क्या फर्क हुआ? पैरामीटर्स जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं फंक्शन डेफिनेशन लेवल पर, जो आपके पास एज अ इनपुट वेरिएबल होते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे होते हैं उस वक्त जो आप वैल्यूज देते हैं, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड व्हाट? फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। उनको आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन हो, पाइथन की हो, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हो, उसमें अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की जब बात की जाएगी तो उसमें हमेशा समझ जाइएगा कि फंक्शन कॉल के वक्त की बात हो रही है, जब फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। और जब फंक्शन के पैरामीटर्स की बात हो रही हो तो हमेशा समझ जाइएगा फंक्शन की डेफिनेशन की बात हो रही है या सिग्नेचर की बात हो रही है। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बनाया। अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे कि जो एक वैल्यू आपको रिटर्न भी करेगा। लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूं सब्ट्रैक्शन के नाम से। जैसे अभी मैंने एक एडिशन बनाया, मैंने बताया डू सब के नाम से एक फंक्शन बनाया। उसमें x और y में दो और पैरामीटर्स ले रहा हूं, ये मैंने डेफिनेशन डिफाइन की। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि जी इनका रिटर्न कर रहा हूं कि इनका जो भी सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आता है वो मैं रिटर्न कर रहा हूं। रेस मैंने लिया यहाँ पर, लेट्स से रिटर्न, यस, रेस एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने x माइनस वाई किया, और उसके बाद इसका रिटर्न किया मैंने रिजल्ट, रिटर्न रेस। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं, तो मैं इसको कॉल करूंगा कैसे? कि क्योंकि ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तो उससे पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, टेम्प। मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं इस वैल्यू को रिसीव करूंगा जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, डू सब के फंक्शन को मैंने कॉल किया, और उसमें मैंने दिया 7,5। ठीक है, तो 7 का जो आर्ग्यूमेंट है वो रिसीव होगा x में, y का जो आर्ग्यूमेंट है वो पैरामीटर y में रिसीव होगा, और x माइनस वाई यानी 7 माइनस 5, आंसर क्या आएगा? 2 रिटर्न होगा टेम में। और फिर इस रिजल्ट जो रिटर्न हुआ है इस फंक्शन से उसको हम यहां प्रिंट करवाएंगे। तो यहां पर इसको हम एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेते हैं, और ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेके हम इस रिजल्ट को प्रिंट करवाते हैं, आंसर। आंसर हमारे पास क्या आया? सब्ट्रैक्शन रिटर्न फ्रॉम डू सब फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फंक्शन से रिसीव हुआ। कैसे? ये हमारे पास अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि आंसर हमारे पास ये आया 2, ये देखें। ठीक है, यानी कि मैंने ये फंक्शन कॉल किया, डू सब, 7 रिसीव हुआ x में, y रिसीव हुआ, सॉरी 5 रिसीव हुआ y के अंदर, x माइनस 5, 7 माइनस 5, 2 आया, 2 रिजल्ट रिटर्न हुआ। वो रिटर्न रिजल्ट मैंने रिसीव कराया किस में? टेम्प वेरिएबल में, और टेम्प को फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, और ये मेरे पास आंसर आया, आंसर ऑफ द सब्ट्रैक्शन रिटर्न फ्रॉम डू सब 2। तो आपने देखा, हमने फंक्शन लिया, उसमें हमने दो वैल्यूज को इनपुट लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट रिटर्न की। ठीक है, तो ये एक पूरा फंडामेंटल फ्लो है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कैसे बनाया जाता है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है,
अब हम आगे मजीद कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस में वैरायटी को क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि जी डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे हम पैरामीटर्स की सेट कर सकते हैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन में। ठीक है, हम ये देखते हैं। अगली जो हमारी टास्क होगा वो ये होगा कि हम ये देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जी डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शंस क्या होते हैं। यानी सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ पैरामीटर्स की वैल्यूज को हमें अगर डिफॉल्ट सेट करना हो फंक्शन के अंदर, कि हम ये चाहते हैं कि जी अगर फर्ज कर लें यूजर उन पैरामीटर्स की वैल्यू पास करता है आपको एज अ आर्गुमेंट, तो ठीक है, वो वैल्यू ही रिसीव हो और वही वैल्यू प्रोसेस होनी चाहिए आगे। बट सम टाइम अगर यूजर नहीं चाहता कि वो कोई वैल्यू पास करे आर्गुमेंट की, तो फिर डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो। तो इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट से हम देखते हैं कि पाइथन में ऐसे हम कैसे बना सकते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शंस को। तो हम करते हैं डेफ लेट से एक फंक्शन बनाते हैं शो कंट्री नेम का, और उसमें हम देते हैं पाकिस्तान, और प्रिंट करते हैं कंट्रीज, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेते हैं, और जो भी कंट्री की वैल्यू है वो हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, और इसमें लेट से अगर मैं कंट्री की वैल्यू देता हूँ आर्गुमेंट के तौर पर USA लेट से, तो देखें मैंने अभी क्या किया, एक फंक्शन बनाया शो कंट्री नेम का, उसमें कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान दिया, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है जो मैंने बता दी फंक्शन को, ये पैरामीटर है कंट्री का। अब मैं शो कंट्री नेम फंक्शन की कॉल दे रहा हूं, फंक्शन को कॉल दे रहा हूं, तो जब मैंने कॉल दी फंक्शन को तो ये फंक्शन कॉल होगा इस नाम का, और वो एक पैरामीटर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मैंने एज अ आर्गुमेंट उसको यूएसए पास किया, तो इस वक्त कंट्री में क्या रिसीव होगा, यूएसए रिसीव होगा, और प्रिंट भी क्या होगा, यूएसए होगा। वैसे अगर आप फंक्शन डेफिनेशन को देखें या सिग्नेचर को देखें फंक्शन को, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो है वो प्रिंट होगा, बेशक अगर मैं यूएसए भी पास कर रहा हूं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है। अब आप देखें इसमें होगा क्या, एक्चुअली जब मैंने यूएसए पास किया है तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, यूएसए प्रिंट होगा। देखें क्या प्रिंट हो रहा है हमारे पास, कंट्री प्रिंट हुआ, वो इसलिए कि मैंने शायद वेरिएबल नेम, अच्छा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नहीं बनाया, ये अब आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाएं, अब आप पास करें इसको दोबारा से एक दफ़ा CLS करें, और अब आपके पास क्या प्रिंट हुआ, यूएसए प्रिंट हुआ। ठीक है, तो क्या पता चला, पता ये चला कि जी हमने एक आर्गुमेंट यूएसए पास किया एक फंक्शन को शो कंट्री नेम को, तो उसने कंट्री के पैरामीटर के अंदर हमारे इस आर्गुमेंट को रिसीव किया, और इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जब हमने बनाया प्रिंट का उसकी फंक्शन की बॉडी के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर, तो हमारे पास उसका नाम प्रिंट हो गया। अब फर्ज करें मैं कहता हूं कि जी आप ये पैरामीटर पास ना करें, यूजर नहीं चाहता कोई भी कंट्री नेम पास करना, अगर वो कोई कंट्री नेम पास नहीं करता, तो अभी हमने एक अपना कॉन्सेप्ट ये बिल्ड किया कि भाई जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी होने चाहिए। तो क्या होगा, ये तो एरर आना चाहिए, एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने ये जो कंट्री पैरामीटर है इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर दी है पाकिस्तान। तो उसका वो क्या करता है, पाइथन के ट्रांसलेटर्स को या पाइथन के इंटरप्रेटर को ये इंस्ट्रक्ट करता है रन टाइम पर कि भाई ठीक है, मुझे कोई पैरामीटर पास, मुझे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो मैं अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करूंगा। ठीक है, तो जब वो डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करेगा तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, पाकिस्तान। अब जैसे देखें क्या प्रिंट होगा, पाकिस्तान प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हालांकि हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की, ना यूएसए पास की, ना यूके पास की, मलेशिया इंडोनेशिया कुछ नहीं किया, बट उसने डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ये एक बिजनेस केस है, एक एक यूटिलाइजेशन है यूजर डिफाइंड फंक्शन की, कि जहां पर आपको पैरामीटर्स की अगर डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी हो, अगर यूजर कोई भी रन टाइम के ऊपर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता उस पैरामीटर से रिलेटेड, तो वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन है जहां पर आप पैरामीटर्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम कुछ ऐसे फंक्शंस बनाते हैं कि जहां पर हम फंक्शंस को बाकायदा उन पैरामीटर्स को एज अ नेम्ड आर्गुमेंट पास करेंगे, यानी कि वो कहलाएंगे नेम्ड आर्गुमेंट फंक्शंस। ठीक है, अब उनका सबसे पहले हम यूटिलाइजेशन देखेंगे कि क्यों हम बनाते हैं नेम्ड आर्गुमेंट फंक्शंस, एंड फिर उसको
हम बनाकर देखते हैं, डेवलप करके देखते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जी नेम्ड आर्गुमेंट फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, उनका एडवांटेज क्या होता है। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया कि जी शो चॉइसेस का, इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया ch1, ch2, ch3, ये तीन मैंने एक वेरिएबल लिए हैं और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ उनकी वैल्यूज़ को ch1, ch2, ch3, ठीक है। अब मैं कॉल करता हूँ इस फंक्शन को शो चॉइस को, तो मेरे पास क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले ch3 इज इक्वल टू दिया चेरी, एक फ्रूट है, कॉमा फिर मैंने दिया ch1 एज अ आर्ग्यूमेंट एप्पल, और फिर मैंने दिया पास किया ch2 एज एन आर्ग्यूमेंट बनाना। तो आप ये देखें, अगर आप ये देखें, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन में हम तीन पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, ch1, ch2, ch3, और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं ch1, ch2, ch3 को। जब हम फंक्शन को कॉल दे रहे हैं तो वहां पर हम जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट ch3 को पहले दे रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए, हमें ch1 को पहले देना चाहिए ताकि ch1 में वैल्यू रिसीव हो ch1 की, ch2 में फिर हमें देनी चाहिए ch2 की वैल्यू ताकि ये ch2 की वैल्यू, क्योंकि 1-to-1 रिलेशनशिप है ना, ये भी हमने पढ़ा है, फिर ch3 आना चाहिए इस तरह से। लेकिन यहां तो हमने ऑर्डर ही रिवर्स कर दिया कॉल करते हुए, पहले हम ch3 दे रहे हैं, फिर हम ch1 दे रहे हैं, फिर हम ch2 दे रहे हैं। तो ये चीज क्या है, देखें इसका फायदा क्या है कि ये हम नेम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, यानी हम यहां पैरामीटर में जो पैरामीटर है वो किसी भी ऑर्डर में लिखा हुआ हो, वो किसी भी ऑर्डर में लिखा हुआ हो, जब हम उसको एज अ नेम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो ch3 चाहे कहीं पर भी लिखा हो, चाहे पहले लिखा हो, आखिर में लिखा हो, वो रिसीव वहीं होगा, वो रिसीव ch3 में ही होगा, क्योंकि यहां हमने ये कोड कर दिया कि ये ch3 की वैल्यू जो है वो चेरी होगी, ch1 की वैल्यू एप्पल होगी, ch2 की वैल्यू बनाना होगी, ये हमने कोड कर दिया। तो अब ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये प्रिंट क्या होगा, अच्छा जब हम प्रिंट करने जा रहे हैं तो पहले हम ch1 को प्रिंट करा रहे हैं, फिर तो इसका मतलब है ch3 की वैल्यू यहां पर वो कहीं पे भी लिखा हुआ हो, ch3 की वैल्यू ch3 में रिसीव होगी, ch1 की वैल्यू ch1 में रिसीव होगी, ch2 की वैल्यू ch2 में रिसीव होगी। तो ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट का ये एक एडवांटेज होता है कि वो प्रोग्रामर को इस चीज से आजाद कर देते हैं, इस चीज से उसको समझ लें कि एक तरीके से फ्री कर देते हैं कि भाई आप किसी भी ऑर्डर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं अगर आप नेम्ड आर्ग्यूमेंट की फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हैं। अगर आप नेम्ड आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो फिर आर्ग्यूमेंट की प्लेसमेंट का, पैरामीटर की प्लेसमेंट का जो सीक्वेंस है वो फिर मैटर नहीं करता, ठीक है। जैसे कि अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो देखें आपके पास क्या प्रिंट हुआ, पहले एप्पल प्रिंट हुआ, फिर बनाना प्रिंट हुआ, फिर चेरी प्रिंट हुआ, यानी कि ch1 की वैल्यू मैंने क्या सेट की है, सेकंड नंबर के ऊपर पास कर रहा हूं मैं उसको, वो सेट किया मैंने एप्पल, तो ch1 में एप्पल ही आया। फिर जब मैंने ch2 की वैल्यू क्या सेट की है, ch2 की वैल्यू सेट की है मैंने बनाना, वो थर्ड नंबर पे की है, तो ch2 में बनाना ही आया, ये देखें, ठीक है। ch3 की वैल्यू मैंने सेट की, जो पहले नंबर पे सेट की थी चेरी, तो ch3 की वैल्यू में चेरी ही आया। तो ये है जो चीज। अच्छा हम जरा इसका ऑर्डर जरा रिवर्स करके देखते हैं, जरा देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं ये ch1 कर देता हूं, इसको मैं ch3 कर देता हूं, ठीक है। इसको ch1 कर देते हैं, इसको ch2 कर देते हैं। अभी मैंने फिर ऑर्डर चेंज कर दिया, बल्कि इसको ऐसा करें और मिस करें, ch2 करें, इसको ch1 कर दें। अब क्या हुआ, अभी भी मैंने देखें यहां पर उसका पैरामीटर्स को ऑर्डर चेंज कर दिया, तो अब क्या होना चाहिए, क्या अब भी वही आउटपुट आएगी, एप्पल बनाना चेरी, क्योंकि मैंने ch3 की वैल्यू क्या पास कर रहा हूं, चेरी, ch1 की वैल्यू क्या पास कर रहा हूं, एप्पल, और ch2 की क्या वैल्यू पास कर रहा हूं, बनाना। तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है, देखें वही आउटपुट आई, एप्पल बनाना चेरी। तो पैरामीटर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा अगर हम नेम्ड आर्गुमेंट देंगे। तो ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस की जो कि पाइथन आपको प्रोवाइड करता है, उसके अंदर एक फीचर होता है कि आप अगर नेम्ड आर्गुमेंट दे रहे हैं, उनको बाकायदा नाम के साथ स्पेसिफाई कर रहे हैं आर्गुमेंट्स को, तो फिर पैरामीटर्स की लिस्ट में जो ऑर्डरिंग है वेरिएबल्स की वो मैटर नहीं करती, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है नेम्ड आर्गुमेंट्स को देने का, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं यूजर्स, प्रोग्रामर्स को, कि वो किसी भी ऑर्डर के अंदर आर्गुमेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जी अगर हमारे पास, ये तो अभी हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स को और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को फिक्स कर रहे हैं ना, अब हमें पता ही नहीं है कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं या कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं,
तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे? तो हमें एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पाइथन के अंदर आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स का। आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का। ये कब यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट? ये उस वक्त यूज किया जाता है कि जब आपको ये कंफर्म ना हो कि कितने पैरामीटर्स आएंगे इनपुट। हमें ये पता नहीं है कितने आर्गुमेंट्स आएंगे। हम लेट्स एक सिनेरियो को आप इमेजिन करें कि आपके पास एक सिनेरियो ऐसा है कि जहां पर आपके पास एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल है, ठीक है? एक रेस्टोरेंट का सिनेरियो है जिसमें कि क्या है कि आपके पास हमें नहीं पता नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने आते हैं डेली बेसिस पे। कभी हो सकता है 4 कस्टमर आए, कभी हो सकता है 3 कस्टमर आए, कभी हो सकता है 2 कस्टमर आए। तो यार नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मुझे पता ही नहीं है ना, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफाइन ही नहीं है। और मेरे पास मुझे एक क्लाइंट ने ऑर्डर ये दिया है कि मतलब जो क्लाइंट है हमारा उसने हमें कहा ये है कि मुझे जितने डेली कस्टमर आते हैं उनकी लिस्ट प्रिंट करनी है। तो वो मैं कैसे प्रिंट करूँगा? मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ, और उसमें लिखता हूँ शो कस्टमर, और स्टैटिक ऑर्ग्स, और यहां पर मैं क्या करता हूं फॉर आइटम इन आर्ग्स। ये मैंने लूप बनाया किसका? लिस्ट को, लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स को प्रिंट करने का। प्रिंट आइटम, ताकि हर आइटम को प्रिंट कर सके। ये हमने किया हुआ है ना फॉर लिस्ट का लूप, जिसमें के लिस्ट के आइटम्स को वन बाय वन, यानी आइटरेबल्स के आइटम्स को वन बाय वन प्रिंट कराने के लिए हम फॉर इनका लूप यूज करते हैं। तो हम इसको प्रिंट कराते हैं, और उसको हमने डिफाइन किसमें किया? इस फंक्शन में, शो कस्टमर के अंदर। यहां शो कस्टमर में फंक्शन की डेफिनेशन में आप देखें तो मैं जो आर्गुमेंट सॉरी जो पैरामीटर दे रहा हूं, पैरामीटर से पहले मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूं स्टैटिक का, जो कि ये शो करता है कि यहां पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफाइन नहीं है, वेरिएबल हैं, आर्बिट्ररी हैं, ठीक है? तो ये आर्बिट्ररी नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट्स को शो करता है। तो अगर हमें ये कंफर्म ना हो कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर रिसीव होंगे, कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स रिसीव होंगे, तो वहां पर हम और उस तरह के फंक्शंस को बनाने के लिए कि फंक्शन में कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स रिसीव होंगे, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स के फीचर को यूज करते हैं, जो कि हमें पाइथन प्रोवाइड करती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस में बनाने के लिए। तो इससे बड़ी हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी हासिल ये होती है कि यार जहां जिस सिनेरियो में हमें पता ही नहीं है कि कितने वेरिएबल्स होंगे, तो वहां पे फिर हम आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को यूज कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं कैसे? जो कि सिनेरियो हमने बिल्ड किया, हमने सिनेरियो ये दिया कि हमें पता नहीं है कस्टमर कितने आए। हो सकता है 1 कस्टमर आए, हो सकता है 2 कस्टमर आए। अब मैंने कहा कि जी अली आया, फिर आया जनाब कासिम, फिर आया जनाब हमारे पास हमारा जॉन। ये 3 कस्टमर आए हैं आज हमारे पास, ठीक है? तो उनकी हमें लिस्ट प्रिंट कर दें, ठीक है? तो देखते हैं क्या लिस्ट प्रिंट होती है हमारे पास। अली, कासिम एंड जॉन, ये तीनों नाम प्रिंट हो गए। तो ये 3 कस्टमर आए थे हमारे पास, 3 प्रिंट हो गए। लेट्स से कल जब आए थे तो कल हमारे पास खाली 2 ही कस्टमर आए, यानी कि आज हमारे पास 2 ही कस्टमर आए। एक आए हमारे पास मिस्टर नासिर, और एक आए मिस्टर एलेक्स, ठीक है? तो ये नासिर और एलेक्स, ये हमारे पास 2 कस्टमर आए। तो आज हम देखते हैं क्या प्रिंट होता है। आज 2 प्रिंट हो गए। तो हमें जब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कंफर्म ना हो, अब यहां पर क्या हो रहा है कि मैं जो आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हूं, ये एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है। यहां पर क्या कर रहा है? ये एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है अपने पास। जैसे कि अभी इसने लिस्ट क्रिएट की नासिर और एलेक्स के नाम्स के थ्रू, यही लिस्ट क्रिएट की। और हमें पता है लिस्ट का फीचर ये होता है, लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक ऑर्डर के अंदर अपने पास डेटा को स्टोर करता है और मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, कि वो इंटीजर को भी स्टोर कर सकता है, फ्लोट को भी कर सकता है, बूलियन को भी कर सकता है, स्ट्रिंग को भी कर सकता है। डायनेमिक होता है, रन टाइम के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन एलिमेंट्स की हो सकती है लिस्ट के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी हमें लिस्ट प्रोवाइड करती है। तो हम को जो आर्बिट्ररी आर्गुमेंट रिसीव होते हैं जब हम स्टेरिक लगाते हैं किसी भी पैरामीटर के अगेंस्ट में, तो वो आर्बिट्ररी बन जाता है, और वो आपको एक लिस्ट की फॉर्म में वो इनपुट देता है, और उस लिस्ट के ऊपर आप अपने फंक्शन के अंदर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अभी मैं प्रिंट करा रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं।
आप उसके अंदर उस लिस्ट को रिसीव करके उस पर कोई कंप्यूटेशन, कोई कैलकुलेशन, व्हाटएवर कोई भी चीज परफॉर्म करना चाहें, जो भी एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है आपसे, आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फायदा होता है आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स को यूज करने का, कि वहां पर नंबर ऑफ पैरामीटर फिक्स नहीं होते, जरूरी नहीं है 2 ही हो, 3 ही हो, 4 ही हो, 5 ही हो। तो इस तरह के सिचुएशंस के अंदर हम आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ये भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट करने का एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक फीचर है जो कि पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। तो यहां पर हमारे पास पाइथन में यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कैसे क्रिएट किया जाता है, वो हमने तकरीबन चीजों को कवर कर लिया है और आपको एग्जाम्पल देके भी बताया। अच्छा, एक काम और करते हैं, अब हम एक लिस्ट प्रिंट करने का अगर हम एक फंक्शन बनाएं कि जी बल्कि हमने बना लिया, लेट से हम एक लिस्ट पास करते हैं, डेफ एक शो बास्केट, एक और फंक्शन बना के देखते हैं शो बास्केट का। मेरे पास एक बास्केट है और मैं ये चाहता हूं कि जी मेरी बास्केट जो है वो प्रिंट हो जाए कि मेरी बास्केट में है क्या। तो उसके लिए फॉर लिस्ट का यूज करूंगा, फॉर लिस्ट आइटम इन बास्केट, और ठीक है। तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त। शो बास्केट आपने की और उसमें आपने एक लिस्ट उसको सेंड की एज अ पैरामीटर, एज अ आर्ग्यूमेंट, जिसमें आपने बताया एप्पल है एंड बनाना है एंड राइस है एंड शुगर है। सही, ये आपने एक लिस्ट उसको पास की शो बास्केट के फंक्शन को, और उसको कॉल किया। ये बास्केट की लिस्ट यहां रिसीव होगी एज अ लिस्ट, और फिर फॉर इन लिस्ट का लूप लगाया और उस पूरी बास्केट को आपने प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो कैसे किया आपने ये काम? सबसे पहले हम लिस्ट को क्लियर करते हैं एंड देन फिर प्रिंट करते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस लिस्ट को प्रिंट कर लिया। ठीक है, ये तो आपने लिस्ट को प्रिंट नहीं करना बल्कि आइटम को प्रिंट करना है, सॉरी। उस लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम थे उनको आपने प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई जो भी हमारी थी। तो हमने अगर अपनी बास्केट का, अगर हम फर्ज कर लें अपनी शॉपिंग कार्ट का फंक्शन बना रहे हैं, तो उसको भी हम एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के इस तरह से एनुमरेट कर सकते हैं, आइटरेट कर सकते हैं। उसके अंदर जो आइटम्स हमने ऐड किए हुए उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके इस तरीके से हम लिस्ट की फॉर्म में बना सकते हैं अपनी शॉपिंग कार्ट को भी। बल्कि इसको आप शॉपिंग कार्ट ही नाम दे लें, शो चलें, तो इसको आप शॉपिंग कार्ट का नाम दे सकते हैं, शो योर शॉपिंग कार्ट। ठीक है, और यहां पे मैंने इसको ठीक है, ये मैंने अपना शॉपिंग कार्ट डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास ये मेरे शॉपिंग कार्ट के अंदर ये आइटम्स हैं जो कि डिस्प्ले हो गए। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाने से क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम को फंक्शनली डीकंपोज कर लेते हैं। आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टास्क को, नंबर ऑफ टास्क को डिफरेंट छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, और फंक्शन को बनाने से कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, मैनेजेबिलिटी बढ़ती है, और आप अपने फंक्शंस को शेयर कर सकते हैं। फर्ज कर लें आपने एक फंक्शन बना लिया है कैसा, इमेज जनरेशन का या अपने शॉपिंग कार्ट को डेवलप करने का, तो वो फंक्शन आप अपने दूसरे प्रोग्रामर्स पीयर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। लेट से आपके पास एक टीम है थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामर की, एक आपका प्रोग्रामर जो है वो सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ है, एक दुबई के अंदर है, एक यूके के अंदर है, एक यूएसए के अंदर है, और उसमें से जो यूएसए वाला प्रोग्रामर है उसने शॉपिंग कार्ट को डेवलप करने का, मैनिपुलेट करने का एक फंक्शन बना लिया यूजर डिफाइंड, तो वो आप सबसे शेयर कर सकता है, और वो आप सारे लोग उसी के फंक्शन को यूज करके अपनी शॉपिंग कार्ट की फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो फायदा हो जाएगा ना, आपका एफर्ट टाइम कम हो जाएगा और आपको जो है वो जल्दी से बनी बनाई चीज मिल जाएगी। तो ये एक बड़ा बेनिफिट और एडवांटेज होता है फंक्शन को बनाने का। अब हम क्या करते हैं कि एक आप असाइनमेंट नोट करें कि अब आप लोग क्या करें। आप करें ये कि आप एक दो फंक्शंस बनाएं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक तो फंक्शन ये बनाएं कि आप कैलकुलेटर को बनाने का एक फंक्शन बनाएं, कि आप चार फंक्शंस बनाएं यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, जो यूजर से दो नंबर इनपुट ले
और उसके बाद ऑप्शन लेके उसने करना क्या है, ऑपरेशन परफॉर्म क्या करना है। अगर एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है तो एडिशन का फंक्शन कॉल हो, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का करना है डिवीजन का हो, मल्टीप्लिकेशन का करना है तो मल्टीप्लिकेशन का हो। तो ये आप एज अ असाइनमेंट लेके चलें और इसको बनाइए, ठीक है। फिर एक आप फंक्शन डेवलप करें एटीएम मशीन का, जिसमें कि आप फंड ट्रांसफर आपके अकाउंट के अंदर इनपुट लें, आपका अकाउंट नंबर ये है, ये डिस्प्ले हो। फिर एक फंक्शन हो जो कि फंड ट्रांसफर ले कि सोर्स अकाउंट से टारगेट अकाउंट में अगर आपने कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, ठीक है, ये एक फंक्शन होना चाहिए फंड ट्रांसफर का। एक फंक्शन होना चाहिए अकाउंट स्टेटमेंट को प्रिंट करने का, कि आपने इस पूरे वीक के अंदर या इस पूरे फर्ज कर लें 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, या करंटली आपकी इस वक्त आपने आपका अकाउंट का स्टेटमेंट स्टेटस है क्या, कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है, वो क्या स्टेटस है। फिर एक अकाउंट बैलेंस को शो करने का कि इस वक्त जब जितनी फर्ज कर लें लास्ट 5 ट्रांजेक्शन आपने अकाउंट स्टेटमेंट में क्या किया, प्रिंट अकाउंट स्टेटमेंट के फंक्शन में अपनी लास्ट 5 ट्रांजेक्शन जो है वो प्रिंट कराई, और उसके बाद अकाउंट बैलेंस के फंक्शन के थ्रू आपने क्या किया, अकाउंट बैलेंस को शो किया कि इस वक्त जब आपने 5 ट्रांजेक्शन या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जितनी भी कर ली हैं, अब अकाउंट के अंदर आपके इतने पैसे पड़े हुए, ये आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। तो शो अकाउंट बैलेंस का एक फंक्शन होना चाहिए, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन बनेगा जो शो करेगा आपके करंट अकाउंट बैलेंस क्या है। और ये शो अकाउंट स्टेटमेंट का एक फंक्शन होना चाहिए आपके पास एटीएम के अंदर, शो अकाउंट स्टेटमेंट का, जो कि ये शो करेगा कि लास्ट 5 ट्रांजेक्शन क्या की हैं आपने। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, लास्ट 5 ट्रांजेक्शंस, ठीक है। और फंड ट्रांसफर का फंक्शन होना चाहिए, ये है डू फंड ट्रांसफर, जो कि आपसे 2 चीजें इनपुट ले, सोर्स अकाउंट और टारगेट अकाउंट। जो सोर्स अकाउंट से अमाउंट को ट्रांसफर कर दे टारगेट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये फंक्शंस आप क्रिएट कीजिए, कोशिश करें बनाने की। अगर आप ये बना लेते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो आप लोगों को बड़ी इसकी एक तो अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी और आपको चीज़ों का पता चल जाएगा। अब ये देखें कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि जी फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन की कॉल क्या होती है, उसमें वैल्यू भी रिटर्न करते हैं फंक्शन के थ्रू, आप रिटर्न कर सकते हैं। फिर इसके एडवांटेजेस आपको पता चल गए, कोड शेयरिंग होती है जी, कोड की रीयूजेबिलिटी होती है। और फिर ये है कि ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, यही हैं जो कि इस वक्त हर जगह पे यूटिलाइज हो रहे हैं। चाहे क्लाउड की बात करें तो क्लाउड में जैसे एजोर फंक्शंस हैं, ओसीआई के अंदर ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे ओसीआई के ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के फंक्शंस हैं, वहाँ पर भी फंक्शंस बनाए जाते हैं, कॉल किया जाता है उनको। एडब्ल्यूएस के अंदर लैम्डा फंक्शंस होते हैं, वो इसी तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अगर आप रेस्ट एपीआईज की बात करेंगे तो वहाँ पर गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, पैच के फंक्शंस मिलेंगे आपको, फंक्शंस ही मिलेंगे आपको। मैंने आपको बताया ना, हर चीज को डीकंपोज कर दिया फंक्शंस के अंदर। डेटाबेस के फंक्शंस की बात करें तो वहां पर जब आप डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं वो एक फंक्शन होता है, जब आप डेटाबेस से किसी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं वो एक फंक्शन होता है, डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड को इनपुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वो एक फंक्शन होता है, जब आप डेटाबेस के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं वो एक फंक्शन होता है, किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं वो एक फंक्शन होता है। इसी तरीके से अगर आप एआई बेस्ड फंक्शंस की बात करें तो जब हम एलएलएम को, चैट जीपीटी को इनपुट देते हैं तो वो एक फंक्शन है। फिर उसके अगेंस्ट में वो क्या करता है, आपको एक आउटपुट रिटर्न करता है, वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह एजेंटिक एआई के अंदर आप देखें तो जितने भी एजेंट्स होते हैं एआई बेस्ड, जो इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट टास्क को डिफरेंट फंक्शंस में परफॉर्म कर रहे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस में। तो फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से अपने आप में कॉन्सेप्चुलाइज कराना और उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसकी इससे आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपके कोड को ऑर्गेनाइज करता है, कोड को रीयूजेबल बनाता है, कोड को इजी टू रीडेबल बनाता है, ठीक है, और यूटिलाइजेशन इसका जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आपके कोड का एफिशिएंटली हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ऑल अबाउट फंक्शंस हमने पढ़े आज। हमने बिल्ट इन फंक्शंस को भी देख लिया, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को भी देख लिया, फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के डिफरेंट यूज़ केसेस हमने देखे कि जी सिंपल फंक्शन कैसे बनाएंगे यूज़र डिफाइंड। फिर एक ये है कि जी हम उसमें से वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे, फंक्शन की जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके सिग्नेचर क्या होते हैं फंक्शन के, फंक्शन को में आर्ग्यूमेंट्स क्या कहलाते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं फंक्शन के अंदर, आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं,
और फिर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज जो है फंक्शंस की पाइथन के हवाले से कवर कर ली। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आई तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर राइट कीजिएगा कमेंट्स में, और जो कोई कुछ भी क्वेश्चन आपने पूछना हो पूछ लीजिएगा टेकवर्स 51 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो फेसबुक का सॉरी हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके ऊपर भी आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं, जो पाइथन से रिलेटेड अगर स्पेशली फंक्शन से रिलेटेड हों तो वो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।